हमारे साथ हैं, इनसे हम बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ ले सकते हैं और लेकिन इतने मुख्तसर से वक़्त में हम बहुत कुछ समेटना चाहें तो मुश्किल होगा। तो सबसे पहले तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि माशाल्लाह से जो इनका एक बहुत बड़ा कार्य-खैर का एक हिस्सा है रिफ्लेक्ट स्माइल अगेन फाउंडेशन और उसी के हवाले से आज हमारे पास एक एविडेंस भी माशाल्लाह से मौजूद है जिस पे मैम ने काम किया, वो भी अपनी शेयरिंग करेंगी हमारे साथ। थैंक यू सो मच मैम, प्लीज़ बताएं ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और इंशाल्लाह ये कब तक रहेगा? वालेकुम अस्सलाम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी ऑलवेज। हर साल की तरह आपने इस साल भी मुझे सिर्फ रमज़ानों में याद किया है, शर्म करो। जी चलो माय मगर बैड। मेरे लिए अच्छा ये है कि जब सारे लोग सुनते हैं और देखते हैं तो उनको पता चलता है कि हमने पिछले साल क्या किया। या सो मैं रेफ्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन के हवाले से बात करने से पहले आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी शुमाइला के साथ। जी, जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शुमाइला। तो शुमाइला जो है वो हमारी एक बहुत बड़ी और बहुत ही ब्रेव सर्वाइवर हैं और इनसे मैंने इजाज़त ली कि वो हमारे साथ बैठें। हुँ, उन आपको इजाज़त है ना? जी। हुँ, ठीक है। क्योंकि ये फिर बताएँगी कि उनके साथ क्या सही नहीं हुआ और अब कैसे माशाल्लाह से ये अपने पाँव पे खड़ी हैं। बट कमिंग बैक टू रिपब्लिक स्माइल अगेन फाउंडेशन, जब मैंने शुरू किया था 2003 में, जब से लेके अब तक यानी कि 2023 20 साल हो गए हैं और इन 20 सालों में हमने तेज़ाब से जो जल जाती हैं ख़वातीन, जलाई जाती हैं, जो मिट्टी के तेल छिड़क के जलाई जाती हैं या गैस के सिलेंडर्स फट जाते हैं या कोई हादसाती तौर पे जल जाती हैं, उन सब का हम लोग फ्री मेडिकल हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद जो है जब वो अपने ऑपरेशंस अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के उस हिस्से में आ जाती हैं जहाँ पर उनके लिम्स काम करने लग जाएं, उनके हुँ, हाथ खुल जाएं या उनकी गर्दनें जो चिपकी हुई होती हैं वो हिलने लग जाएं, आँख खुली तो उसमें बीनाई बाकी है, तो हम उनको कोई ना कोई हुनर सिखाते हैं हुँ, ताकि वो मज़बूत हो जाएँ, ताकि वो कॉन्फिडेंट हो जाएँ, बाएँतमाद हो जाएँ। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे स्पेशली हमारे मुल्क में ख़वातीन को और बिलख़ुसूस इन बच्चियों को जिनके साथ इस किस्म के मज़ालिम होते हैं कि उनकी मज़बूती उस वक़्त ही आती है जब उनके घर वाले उनको एक्सेप्ट करते हैं इस सूरत में कि वो अपना बोझ खुद उठा रही हैं, वो जी। किसी पे बोझ नहीं है। हुँ, सो स्माइल अगेन फाउंडेशन जो है फिर उनको कोई ना कोई जब हुनर सिखाता है कि अपने पाँव पे खड़ी होती हैं। उसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि हम इसके बारे में लोगों को आगाही दें, क्योंकि अब देखें इस दुनिया में, इस वक़्त, इस ज़माने में जहाँ दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, यहाँ पर आज भी ख़वातीन के साथ इस तरह का सलूक हो रहा हो, हुँ, ये बहुत अफ़सोस की बात है। बिल्कुल। सो इसके बारे में आगाही देना बहुत ज़रूरी है। या और आगाही हम कैसे देते हैं? आगाही बेटे आप लोगों की मोहब्बतें हैं कि आप हमें मौका देते हैं कि हम लोगों को इसके बारे में बताएँ। हम डिफरेंट मीडिया चैनल्स पे उस पे जाकर इसके बारे में बातचीत करते हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, गैदरिंग, इन तमाम जगहों पर जाके बताने का मकसद जो होता है वो ये नहीं होता कि भाई ये दुखी औरतें हैं, उफ़ या तौबा इनके साथ क्या हो गया, नहीं, बल्कि ये बताना मकसद होता है कि देखें ये मज़बूत औरतें जो हैं ये अपने पाँव पे खड़ी हो गई हैं। हुँ, और उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये कि जिन्होंने इनके साथ ये ज़ुल्म किया है उनको क्या सज़ाएँ मिल रही हैं? बहुत कम मिल रही हैं, जी, लेकिन कोशिशें हमारी जारी रहेंगी। तो फिर हम कवानीन को नाफ़िज़ करने में कोशिश करते हैं कि परपेट्रेटर्स को जो जुर्म करते हैं, उनको सज़ाएँ भी मिलें। बिल्कुल। और मैम इस जो आपने आगाज़ रखा इसका और उस वक़्त शुरू करने में जो आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, उसमें कोई ऐसी सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ जो आपको लगी हो कि जब आपने स्टार्ट करना चाहा और आपको सबसे मुश्किल स्टेप लगा हो, वो क्या था?
मैं समझती हूँ कि ख़वातीन के हवाले से जब कभी भी कोई उनके मज़ालिम या उनके हुकूक की जब हक़ तलफ़ी होती है, उसके ऊपर जब कभी भी कोई आवाज़ उठाई जाती है, तो एक लोग जो हैं वो उसको ज़रूर रोकते हैं। लोग उसको अच्छा नहीं समझते हैं। सो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल यही बात होती है कि जब कोई बच्ची अपने साथ जो ज़ुल्म होता है उसको उसकी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है और सबसे पहले वो किसी लीगल हेल्प चाहती है, तो एफ़आईआर कटवाने के लिए जाती है। एफ़आईआर कटवाने का मकसद ये है कि अ, आपके साथ जो हुआ है वो आप उसकी शिकायत दर्ज करवा रही हैं अ, और जिसने किया है उसको नामज़द भी करते हैं। लेकिन लिखने वाला अगर उनसे ये पूछ रहा है कि अ, की तासी जनाब, यानी कि उसने पहले ही ये अपने दिमाग में ये सोच लिया कि इसके साथ जो कुछ भी हुआ है सही हुआ है, इसने कुछ किया है तो इसको ये सज़ा दी गई है। अ, नो, मेरा, आपका या किसी भी इंसान का ये प्रोगेटिव नहीं हो सकता कि वो इस किस्म की सज़ा जो है वो दे। अब ये सज़ा जो देने का अमल है, ये अल्लाह ताला पे छोड़ दें ना। अगर आप किसी बच्ची से नाखुश हैं, अगर आप किसी बच्ची से शादी कर रहे हैं और वो शादी के लिए मना कर रही है, या किसी औरत की बच्चियां पैदा हो रही हैं, या वो जहेज़ कम लाई है, या उसको अपने जो उसका लीगल राइट है अपने अ, कानूनी हिस्सों का, वो उसको नहीं दिया जा रहा हो, तो फिर वो आवाज़ उठाएगी, क्योंकि वो उसका हक बनता है। तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उसको ये इस किस्म की सज़ाएँ देना जो है वो इनह्यूमन है। एंड टू मी दिस इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, मोस्ट हीनियस, कि आप किसी बच्ची को पूरी ज़िंदगी जो है वो सिसकने के लिए, तकलीफ़ में रहने के लिए छोड़ दें और साथ में अपने आप को बहुत बड़ा कोई माचो मैन समझें कि देखा ना, इसने मुझे ना किया तो मैंने इसको ना करने की सज़ा दे दी। सो हम इन तमाम चीज़ों को जब देखते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ज़हन में आती है कि हमारे मुल्क में तालीम का फुक़दान है, जी, तालीम ना होने के बराबर है, और जहाँ तालीम का फुक़दान है वहाँ पे मज़हब से दूरी भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अगर हम इन तमाम चीज़ों को अपने मज़हब के पैराए पे रख कर देखें, तो बच्चियों को अपनी पसंद की शादी की इजाज़त है। अगर मर्द देना चाहता है तो ख़वातीन जो है वो खुला के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं। जी, अगर बेटियां पैदा हो रही हैं तो वो अल्लाह ताला ने उनको तो नेमत कहा है, और जो उनका हक बनता है विरासत में, उसके लिए तो कानून में कुरान शरीफ में पूरी की पूरी सूरह है जिसमें बताया गया है कि किस बच्ची को, किस बेटी को, किस माँ को कितना कितना हिसाब से मिल सकता है। ऐसे तो जैसे उस ये तमाम चीज़ें जब मैं देखती हूँ तो मैं समझती हूँ कि हाँ, तालीम की कमी है, लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि लोग कुरान जो है वो अ, पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हुँ, पढ़ाते ज़रूर हैं अपने बच्चों को, लेकिन उनको कभी उसके तर्जुमे को समझाने की कोशिश नहीं करते। हुँ, वो खुश हो जाते हैं कि हमने कुरान जो है वो पढ़ा दिया या और हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया। हुँ, लेकिन 5 साल की, 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में बच्चे-बच्चियाँ कुरान ख़त्म करने के बाद ना आलिम बनते हैं, ना आलिमा बनते हैं। हाँ, वो उस वक़्त ही कुरान को समझ पाएँगे जब उनको ये शऊर दिया जाएगा कि कुरान जो है वो आपको क्या-क्या हुकूक देता है। आपके सामने अमल करने का पैराए जो हैं वो कुरान आपके सामने रख देता है। आपको उसके मुताबिक चलना होता है, हुँ, ज़िंदगी आसान करने के लिए, बेहतर करने के लिए। कुरान को आप पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते। हाँ, मेरे लिए ये है, तुम्हारे लिए ये है, हाँ, ये किधर लिखा हुआ है? सो हमें बहुत सारी चीज़ों का की मुश्किलात आपने
कहा कि क्या मुश्किलात हैं, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। ऐसा ही ऐसा ही। और इसमें हम अगर हम उसमें जाएं तो मैम वो तो बहुत एक तफसील है जो कुरान पाक ने हमें दी है। हम बहुत सारे कामों में आज के दौर में हम अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं कर पा रहे, और हमारे हमें हमें हर मकाम में ही हम दूर हैं दीन से, खाली इस एक अमर में नहीं। अच्छा, सही मैं अब सही बात। शुमाइला से कुछ पूछना चाहूँगा, अगर शुमाइला आप हाँ, इजाज़त दें, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप कुछ बताना जी चाहें पूछ कि सकते हैं। कैसे आप एमएम को मिली और आपकी ज़िंदगी का सफ़र इनके साथ कैसा रहा, और इससे पहले आपने क्या मुश्किलात देखी? कुछ थोड़ा-सा आप अगर उसको मुनासिब समझें तो। मेरी वट्टे-सट्टे पे शादी हुई थी और मेरे घर वालों की मर्ज़ी से हुई थी। तेज तो ऊंचा। थोड़ा-सा ज़रा लाउडली। हाँ। मेरी वट्टे-सट्टे पे शादी हुई थी मेरे घर वालों की मर्ज़ी से और मेरे घर वालों ने चाहा कि तुम इधर शादी कर लो। मैंने कहा इसमें आप लोगों ने मेरा बेहतर ही सोचा होगा, तो मैंने उनकी हाँ में हाँ मिला दी। तो वो जो लड़का था ना वो मेरी भाभी का भाई था। तो उसने ना मेरी जो भाभी थी ना वो मेरे भाई को पसंद करती थी। और उन्होंने जब शादी हो गई ना, तो शादी होने के बाद उसने कहा कि मैंने तुम्हारा ना गुरूर तोड़ना था जो तुम मेरे से शादी नहीं करना चाहती थी। तो जब शादी हो गई मार-पीट करना शुरू कर दिया मेरे साथ। और ये कोई शादी इमरजेंसी में हुई तो ना मेरा माँ-बाप दहेज दे सका ना कुछ। तो दहेज की माँग भी करता था और मेरे साथ मार-पीट करता था बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैं अपने मायके चली गई नाराज़ होके। तो जब उधर से माफ़िया वग़ैरह माँग के ले आया मेरे घर वालों के आगे, फिर मैं आ गई। फिर थोड़े दिनों के बाद 1-2 दिन ही गुज़रे थे, फिर उसके बाद मैंने सिलेंडर चलाया, उसका पता नहीं पहले गैस ऑन था या क्या था, उसने खोल के रखा हुआ था और मुझे कहा कि तुम ना रोटी बनाओ मैं आ रहा हूँ। तो मैं रोटी बना रही थी, जैसे मैंने माचिस की तीली जलाई ना तो वो आग लग गई। ओह! तो फिर उसके बाद ना वो खुद आया और सिलेंडर ही फट गया, आस-पास वाले ओए लोगों होए! ने मेरी आग बुझाई। फिर मेरा भाई हॉस्पिटल लेके गया मुझे। उसके बाद ना वहीं पे पट्टियाँ थोड़ा बहुत इलाज हुआ लेकिन हम इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे। तो फिर एमएम मिली मुसर्रत मिस्बा हमें, मेरे भाई को। फिर हम इधर स्माइलगंज में आए, इन्होंने मेरा इलाज करवाया, मेरी सारी नेक जुड़ गई थी और मेरा सारा लिप्स ख़राब हो गया था और इन्होंने मेरा इलाज करवाया बहुत अच्छी तरह से। फिर जब मैं थोड़ी बेहतर हो गई, उसके बाद इन्होंने मुझे डिप्लेक्स में जॉब दी। हुँ, अब अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला इनको हमेशा कायम ये रखे देखिए एमएम की। कितने अफ़सोस की बात है कि माँ-बाप जो हैं वट्टे-सट्टे की शादी अच्छी भी होती है और अच्छी नहीं भी होती है। इनके सिलसिले में अच्छी नहीं थी। हुँ, हुँ, लेकिन जो कोताहियाँ या जो जहालत जो थी हुँ, वो साफ़ आया है कि भई आप जो हैं और फिर सिलेंडर का इस तरह से फट जाना कि हुँ, आपको कहा जा रहा है कि जाएँ आप रोटी बनाएँ। तो ऑब्वियसली कोई शैतानी हुई होगी और जो उस बेचारी की हालत थी हुँ, वो देखी नहीं जाती थी। अब तो माशाल्लाह से नहीं मुस्कुराती भी माशाल्लाह हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और अपने पाँव पे खड़ी हैं, मेरे साथ रहती हैं और काम करती हैं। शी इज़ कॉन्फिडेंट नाउ। जो इनको देख के जो दूसरी बच्चियाँ होती हैं जी, 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 जी। उनको भी हिम्मत बढ़ती है। जब ये बताती हैं और जब ये उन बच्चियों के साथ भी बातें करती हैं तो वो यही बताती हैं कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ऐसे ही होता है ना? जी मैम, क्या बताती हैं? मैं कहती हूँ कि एमएम ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, हाँ, हमें हौसला दिया है और हम फिर इन्होंने हौसला दिया, हम फिर उन्हें हौसला देते हैं। बिल्कुल सही बात है। रियली तो एप्रिशिएटेड, नो वर्ड्स मैं फॉर एमएम। अच्छा मैम, मुझे थैंक यू, ये बहुत बताइएगा शुक्रिया। कि लीगली क्या आपने उसके ऊपर कुछ किया, उस पर्सन के ऊपर कुछ एक्शन हुआ उस पे? वो मेरे घर वालों ने ये रफ़ा-दफ़ा कर दिया, कहा कि वो जैसे होते हैं ना लोग आ जाते हैं बीच में, और फिर फिर रफ़ा-दफ़ा। वट्टे-सट्टे का मतलब ही ये होता है कि अगर इन्होंने कुछ किया तो फिर दूसरी शादी भी खराब होगी। ऐसे जी, ही होता है जी। ना? नहीं, हुँ। मेरा ख्याल है कि अगर आप मतलब जैसे एमएम हैं, इस तरह के इदारे अगर सपोर्ट करें तो आई थिंक कुछ एक दफ़ा तो सबक मिलना चाहिए था।
नहीं, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। सबक इसको दे दिया, इसको तलाक दे दी। हुँ। तो ये एक बहुत अलमिया है। मैं आपको बताऊँ कि हमारा इदारा जो है वो लीगल एस्पेक्ट्स को सिर्फ़ उस हद तक देखता है जहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि जब ये बच्चियों के साथ ये वाक़यात या हादसात होते हैं, हुँ, हुँ। तो करने वाले जो हैं वो अगर हम इनके साथ पुलिस स्टेशन में या लीगल किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो फिर हमें भी जो है ना वो थ्रेट्स मिलते हैं कि आप ये क्या कर रही हैं, आपने अपना हाल हुँ, नहीं इनकी तरह। सो हमने ये किया कि हम नेटवर्किंग करते हैं। ठीक यानी है। कि अगर मैं इलाज का ज़िम्मेदारी ले रही हूँ और इन बच्चियों को अपने पाँव पे खड़े करने पे इनकी ट्रेनिंग की ज़िम्मेदारी ले रही हूँ, तो बहुत से ऐसे इदारे हैं जो इनके केसेस को आगे लेकर बढ़ सकते हैं अगर ये लोग चाहें। अगर ये नहीं चाहेंगे बेटे तो कोई भी नहीं करता। और मैं इसका एक आपको नंबर बताती हूँ कि जैसे हमारे पास 800 प्लस बर्न्ड केसेस हैं जिसके अंदर इंटेंशनल्स हैं, तेज़ाब से, मिट्टी के तेल से और हादसाती तौर पे भी। और फिर बहुत सी दफ़ा हादसाती तौर पे पता बाद में चलता है कि वो असल में हादसा नहीं था, ये बच्चियां खामोश थी या इनको खामोश करा दिया गया था। हुँ, हुँ। तो हम उन केसेस को रेफ़र करते हैं ऐसे एनजीओज़ को या ऐसे इदारों को जो कि इनकी मदद कर सकते हैं। हुँ, हमारी 800 से ज़्यादा जो बच्चियां हैं, उसमें से मेरा ख़्याल में 34-35 बच्चियां ऐसी होंगी या चलो 50 कर लो, जिनके परपेट्रेटर्स को सज़ा मिली है। हाँ, ये बिल्कुल आटे में नमक के बराबर नंबर है या कि आप जो है वो 800 बच्चियां जो हैं कुछ खौफ की वजह से, कुछ आगे ना बढ़ने की वजह से, कुछ अपने वसाइल की वजह से उन्होंने नहीं इसको परसू किया। लेकिन जो 40 बच्चियां जिनके परपिट्रेटर्स जो हैं वो कैद में हैं, उनमें से 2011 में हमारे लॉ में अमेंडमेंट्स आई। हुँ, तो उसमें ये हुआ कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी और 10 लाख की कंपनसेशन होती है। हाँ, अगर वो 10 लाख नहीं दे सकते, जो कि नहीं देते हैं, तो 2-4 साल और बढ़ा देते हैं। अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहने को 14 साल होती है, लेकिन 14 साल जो है वो दिन रात गिने जाते हैं। तो ऐसे ही है। यानी कि 7 7 साल हो गए। हुँ, 7 साल में तो वो हीरो जो है वो बाहर निकल आया, हाँ, लेकिन जिसके ऊपर तेज़ाब फेंका गया है जी, वो 7 साल में ठीक नहीं होती है, वो तो ऐसे ही सारी ज़िंदगी के लिए जल जाती है। या हमारे पास ऐसी भी बच्चियां हैं जिनको 80-80 ऑपरेशन होने के बावजूद भी जब आप उनको देखते हैं हुँ, तो हुँ, आपको महसूस होता है कि अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। हुँ, हुँ, तो हमारी तो ख्वाहिश ये होती है कि फ़ौरन केस रजिस्टर्ड हो। अगर हादसाती तौर पे भी है तो भी उसकी सद्देबाब होनी चाहिए। स्टेट जो है वो इन बच्चियों के लिए आगे बढ़े। ये हॉस्पिटल्स में जाते हैं, इनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, हुँ, इनके पास पैसे नहीं होते हैं, और अगर पैसे हैं तो ऑपरेशंस जो है वो आगे बढ़ते हैं। या तो भला जिसके ऊपर तेज़ाब गिर गया, क्या वो इंतज़ार करेगा कि उसके 1 महीने के बाद ऑपरेशन होगा? उस वक़्त तक तो वो मर ही जाएगी बेचारी। हुँ, ऐसा ही, ऐसा ही। इसमें एमएम आप ये बताइएगा कि पब्लिक हम लोग और जहाँ-जहाँ तक आपकी आवाज़ ये जाएगी, सुनी जाएगी, पब्लिक क्या खिदमत कर सकती है और क्या रोल प्ले कर सकती है इस सब? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अ, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तमाम औरतों को जलाया जा रहा है। हाँ, ये बहुत छोटा नंबर है, लेकिन ये इसलिए बहुत भयानक है क्योंकि अ, जो इनकी ट्रीटमेंट्स होती हैं, जो इनकी रिहैबिलिटेशन होती हैं, वो बहुत लंबी होती हैं। यानी कि हुँ, अगर किसी को अ, चाकू मार के ज़ख्मी कर दिया तो उसका ज़ख्म भर जाएगा। हुँ, हुँ, लेकिन अगर किसी के चेहरे के ऊपर तेज़ाब डाल दिया या जला दिया तो उनके ज़ख्म भरते हैं, मगर निशान छोड़ते हैं और वो निशान
नहीं ख़त्म होते हैं। हुँ, तो एज़ व्यूअर्स जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबसे गुज़ारिश है कि हमें हर वक़्त आपकी मदद की ज़रूरत है। आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करिए, डेपिलेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन के नाम से। आप उसमें हमारी पिछले 20 सालों की रिपोर्ट देखिए, जो हर साल हम बताते हैं कि हमने पिछले साल क्या किया। हम हर साल 100 सर्जरीज़ करते हैं। 100 सर्जरीज़ के हमें तमाम हॉस्पिटल्स वाले जो हैं, वो हमसे पैसे लेते हैं। अच्छा, आप उसमें मदद करिए। आप रमज़ान का जब वक़्त आता है, तो हर एक का दिल जो होता है वो अ, पसीजा हुआ भी होता है और देने भी चाहते हैं, और ये भी होता है कि इस रमज़ान की एक नेकी इतने सारे नेकियों के बराबर है। आप माशाअल्लाह, ज़िंदगी भर और पूरे साल भी कर सकते हैं, ऐसा ही है। लेकिन चलिए अगर आप अल्लाह ताला के साथ भी यू नो मज़ा कर रहे हैं तो अल्लाह ताला यकीनन कबूल करेगा। जी, जी, लेकिन मैं समझती हूँ कि आगे बढ़िए, इनकी फाइनेंशियली हेल्प करें, इनके ऑपरेशंस में हेल्प करें। अगर आप इनको अ, कोई हुनर सिखा सकते हैं, वो उनको सिखाइए। आप इनके पास आइए, इनके साथ बैठिए, अपने इनसे इनकी दिल की बातें सुने, उनके दुख सुख को, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि ऑपरेशन के वक्त आप हॉस्पिटल में जाके इनके साथ टाइम गुजारें। तो मेरा ये ख्याल है कि आपके सारे व्यूअर्स, देखने वाले, सुनने वाले जो हैं, वो इस रमज़ान में जो दिल खोल कर ज़कात, सदक़ात, फ़ितराने देते हैं, वो इसमें से थोड़ा-सा हिस्सा रेफ्लेक्स स्माइल अगेन को भी दें। सबको देते हैं, वो नेकी के काम है, ये भी एक नेकी का काम है। बिल्कुल, ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस कार खैर में हिस्सा डालना चाहिए, दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। और वुमेन के हवाले से व्हाट आई फ़ील, ख़वातीन और एक औरत जो है, वो तो मेरे ख़्याल में वजूद कायनात का एक हिस्सा है, बल्कि उसकी वजह से ही सारा सिलसिला है। सो रंग है। वी रियली शुड एक्सेप्ट एंड एप्रिशिएट। एक मैसेज मैम आपसे मैं ज़रूर लेना चाहूँगा कि हम बहुत सारे आपने देखा होगा आजकल चूँकि माशाल्लाह से बहुत सारी अवेयरनेस आ भी गई हुई है वुमेन एम्पावरमेंट पे, लीडरशिप पे एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। और अब तो लीडरशिप में पॉलिटिकली भी माशाल्लाह हमारी ख़वातीन बहुत एक्टिव हैं। तो इस सब में कुछ जब मैं आपकी पोस्ट शेयर करता हूँ या आप जैसे और भी अच्छी ख़वातीन की जब करता हूँ, तो मुझे सम टाइम कुछ मेल हज़रात की तरफ से कुछ थोड़ी-सी शिकवा भी आता है कि जो अच्छे मेल्स काम कर रहे हैं, उनकी एप्रिसिएशन कहाँ है? तो मेरा ख़्याल है उनको भी एप्रिशिएट करना चाहिए। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अ, एक घर जो है, एक घराना जो है, एक ख़ानदान जो है, वो माँ और बाप दोनों से चलता है। बिल्कुल, तो जहाँ पे माँ की एक मुकाम है, वहाँ पे वालिद का भी एक मुकाम है। बिल्कुल। और ये वालिद का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों की तरबियत में बहुत बड़ा हिस्सा डाले। अगर एक माँ जेंडर बायसेस के चक्कर में पड़ जाती है कि वो बेटी को ही समझा रही है और बेटा जो है उसको कुछ नहीं बताती या कहती है तुम तो ठीक हो जाओगे, तुम तो पढ़ोगे, तुम तो नवाब बनोगे, तो उस वक़्त बाप का हिस्सा ये होता है कि वो कहे कि नहीं, मेरी बेटी भी जो है ना वो भी एक महारानी बनेगी। हुँ, सो उनके जो फ़र्क है उसको, तफरीक को हटाना चाहिए या कि माँ बाप जो है बेहतर तरबियत करें। जो ख़ाविंद, हमारी ऐसी भी बच्चियां हैं जो कि जलाए जाने के बाद उनकी शादियां हुई हैं, तो वो मर्द हजरात हैं जी, जिन्होंने उनसे शादी की है, एंड आई सल्यूट देम एंड आई अप्रिशिएट देम। लेकिन उसके बावजूद भी जब बच्चियां अपने ज़िम्मेदारियां अच्छे से निभा रही हैं, तो फिर उनकी तारीफ़ करना, उनके हुकूक को या समझना, उनको बताना, ये एक मर्द का ही काम होता है। बिल्कुल, सो मेरा मैसेज फॉर men and women, boys and girls is always कि ज़िम्मेदारियाँ एहसन तरीके से निभाइए, फिर हुकूक की बात करते हुए भी अच्छा लगता है या और फिर हुकूक सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। या क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारा जो शऊर है वो रोशन ना हो अगर हम कुरान ना पढ़ें और उसको ना समझें। ऐसा ही ऐसा ही है। थैंक यू सो मच मैम, मेरा बिल्कुल एंड करने का वेलकम। वो नहीं है मूड, लेकिन वक़्त के साथ-साथ हमने इसको इख्तिताम की तरफ लेके जाना है। थैंक यू सो मच मैम आपसे। लेकिन आपने आखिर में हमारा जो वेबसाइट है, जो हमारे हेल्प कर सकते हैं वो ज़रूर करें, ये अपील आपकी तरफ से आनी चाहिए। जी, और जी, मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है शो के नाम से, राइट मैम। उसको प्लीज़ देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि उसके अंदर मैंने बात ही ये की है कि
वालिदैन तरबियत बच्चों की कैसे करें, जो उनके साथ हो गया है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं और आइंदा आने वाली नस्ल जो है उसको बेहतर से बेहतर बनाने में तरबियत का